नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संदीप सर ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था मौलिक अधिकार के बारे में। इन द लास्ट क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड वी हैव डिस्कस्ड मेनली टू फंडामेंटल राइट्स। पहला था समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। सेकंड वन स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड फंडामेंटल राइट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। थर्ड फंडामेंटल राइट इज शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये है आर्टिकल 23 से 24 के बीच में दिया गया है। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और कहां से कहां तक दिया गया है ये? आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 जो है उसमें दिया गया है मानव दुर्व्यापार तथा बेगार या बलात् श्रम का प्रतिषेध लगाया गया है इसमें। मानव दुर्व्यापार तथा बेगार, बेगार बोलते हैं या इसी को बलात् श्रम बोलते हैं या इसी को हम बंधवा मजदूरी बोलते हैं, इन पर रोक लगाई गई है। मानव दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार या बलात् श्रम मतलब फोर्स लेबर, बंधवा मजदूरी जो है वो इन पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के अनुसार। और संसद आर्टिकल 35 जो है, आर्टिकल 35 जो है वो संसद को, पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि इस आर्टिकल को लागू करने के लिए, इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कानून बनाए कि इस प्रकार ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर ना हो तथा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर करने वाले व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान किया जाए। ये आर्टिकल 35 संसद को अधिकार देता है। ठीक, तो प्रश्न पूछा जाता है आर्टिकल 35 जो है वो कौन से मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 35 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 35 जो लागू किया जाता है वो किस आर्टिकल 35 के लिए जो संसद को शक्ति दी गई है वो किस आर्टिकल के तहत दी गई है? तो आर्टिकल 23 के तहत दी गई है। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में बाल श्रम को अवैधानिक घोषित करना। चाइल्ड लेबर जो होता है, चाइल्ड लेबर पर रोक लगाना है, चाइल्ड लेबर को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना, ये आर्टिकल 24 के तहत इस पर रोक लगाई गई है। अब यहां दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि चाइल्ड लेबर में आयु क्या डिसाइड है? तो चाइल्ड लेबर जो है वो 14 वर्ष से कम आयु की बोलता है। 14 वर्ष से कम आयु की बोलता है मतलब 0 से 14 वर्ष। तो यदि आर्टिकल 24 में बच्चों की, आर्टिकल 24 के तहत यदि बच्चों की आयु पूछा जाए तो क्या है? 0 से 14 वर्ष। और मैंने आपको एक बताया था आर्टिकल 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु को दिया गया है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, तो आर्टिकल 23 क्या है? मानव दुर्व्यापार तथा बेगार या बलात् श्रम पर प्रतिषेध। और आर्टिकल 24 क्या है? बाल श्रम को अवैधानिक घोषित करना, चाइल्ड लेबर को अवैधानिक घोषित करना, ये आर्टिकल 24 के तहत है। इसके बाद है नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये कौन से आर्टिकल से आर्टिकल तक? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में है आर्टिकल 25 में दिया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। अंतःकरण की स्वतंत्रता से मतलब है कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वेच्छा से मान सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं लगाया जाएगा, ना ही उस पर कोई रोक लगाई जा सकती। आर्टिकल 25 के अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। आर्टिकल 26 जो है, आर्टिकल 26 क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कोई भी व्यक्ति कोई भी धार्मिक आयोजन कर सकता है, उस पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं लगा सकता। इस पर धार्मिक आयोजन की व्यक्ति को, भारत के नागरिक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 27 के तहत है। आर्टिकल 27 के तहत क्या है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इस आर्टिकल का तात्पर्य यह है कि यदि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति पर दबाव नहीं डाल सकती कि वो किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए टैक्स वसूल सके।
राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति पर दबाव डालकर किसी विशेष धर्म के उत्थान, किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए टैक्स वसूल नहीं कर सकती। टैक्स से स्वतंत्रता दी गई यहाँ पर, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक टैक्स से स्वतंत्रता दी गई है। एक टैक्स होता है, एक शुल्क होता है, लेकिन शुल्क ले सकती है। शुल्क कैसे? कोई विशिष्ट धर्म है, उसका उत्थान कर रही है सरकार, तो उस धर्म के लोगों के लिए कोई विशेष काम कर रही है, तो उसी धर्म के लोगों से शुल्क जरूर वसूल कर सकती है, लेकिन अन्य व्यक्तियों से या किसी भी व्यक्ति से किसी धर्म के उत्थान के लिए टैक्स नहीं ले सकती। कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 27 बताता है। आर्टिकल 28, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। फ्रीडम एज टू attendance at the religion instruction or religion worship in certain educational institution. Freedom as to attendance at religious instruction or religion worship in certain education institute. इसका तात्पर्य है कि कोई भी एजुकेशन संस्थान जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, जो राज्य सरकार के पैसे से चल रहा है या राज्य सरकार के अंतर्गत चल रहा है, तो उसमें किसी धर्म की उपासना के लिए किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं डाला जा सकता। किसी धर्म की उपासना के लिए किसी भी व्यक्ति पर दबाव नहीं डाला जा सकता। यहाँ व्यक्ति को धार्मिक उपासना से संबंधित स्वतंत्रता दी गई है, आर्टिकल 28, ठीक। यदि बच्चा नाबालिग है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स की जो है वो सहमति आवश्यक है धार्मिक उपासना के लिए, ठीक। तो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। फ्रीडम एज टू अटेंशन एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये हमने टोटल 4 मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर ली। पहला था हमारा समता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 में। इसके बाद स्वतंत्र धार्मिक कार्यों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में, ठीक। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। आर्टिकल 29 to 30। आर्टिकल 29 क्या बताता है? अनुच्छेद 29 बताता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। एक बात विशेष याद रखिएगा, जो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो मौलिक अधिकार दिया गया है, ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यक लोगों के लिए दिया गया, माइनॉरिटीज लोगों के लिए दिया गया है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 21 फर्स्ट हमें बताता है, आर्टिकल 21 का फर्स्ट हमें बताता है भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो इंडियन सिटीजन होगा, इंडियन सिटीजन को अपनी जो स्पेशल लैंग्वेज होगी, उसका जो कल्चर होगा, उसको मेंटेन कर सकता है। इसमें जो भारत का प्रत्येक नागरिक शब्द प्रयोग किया गया है वो मुख्यतः अल्पसंख्यक वर्गों के, माइनॉरिटीज के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक। आर्टिकल 29 फर्स्ट क्या बताता है? भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि को बनाए रखने का अधिकार है, और जो ये किसको दिया गया है? अल्पसंख्यक लोगों को दिया है। 29(2) क्या है? 29(2) जो है वो शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से संबंधित दिया गया। शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से संबंधित जो अधिकार दिया गया है वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को दिया गया है, कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग होंगे, जिनकी भाषा अलग होती है, जिनकी संस्कृति अलग होती है, जिनकी लिपि जो अलग होती है, उनको किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल 30 जो है वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 30 क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनमें प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है।
right of minorities to establish and administer educational institute. Right of minorities to establish and administer educational institute. ये आर्टिकल 30 बताता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं वो अपने मन से शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनमें प्रशासन कर सकते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक रोक उन पर नहीं लगाई जा सकती और उनको ये अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 30 का जो फर्स्ट है, 30 ए बोलते हैं, 30 का प्रथम जो है, ये धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ठीक, अपनी धर्म और भाषा, धर्म के आधार पर लोग अलग हो सकते हैं, माइनॉरिटी हो सकती है, भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज हो सकती है, धर्म, लैंग्वेज, रिलीजन और लैंग्वेज पर आधारित जो माइनॉरिटीज हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 32 बोलता है राज्य सरकार किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, विभेद नहीं करेगी। मतलब यदि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक लोग अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर लेते हैं, अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर लेते हैं, तो उनसे राज्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। बाकी अपन मिलते हैं अगली कक्षा में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर पूर्ण रूप से रोक लगी है, पूर्ण रूप से बंद है। आप सभी लोग जो मेरे युवा साथी तैयारी कर रहे हैं वो अभी घर पर होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो कृपया कर घर पर सुरक्षित रहिए और प्रतिदिन पढ़ाई कीजिए। जैसे मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, 1 बाय 1 5-5, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट कराता जाऊंगा। बट आपको घर बैठकर अच्छे से इन वीडियो को बार बार देखना है, इनसे प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना है। प्रॉपर नोट्स मेंटेन करेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो गांव में, दूर दराज में जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो युवा साथी बैठे हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। और मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार एक बात आपसे रिपीट कर रहा हूँ, जितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना सिस्टमैटिक कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क